नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब चूज करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश अमंग ऑल हिज चिल्ड्रन, कि द प्रॉपर्टी जो है, जो भी उनकी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वो डिवाइडेड है ना, वो डिवाइडेड डैश अमंग, अमंग मतलब के बीच में, सभी बच्चों के बीच में। कैसे डिवाइड हुई भाई? प्रॉपर्टी का जब डिवीजन होता है तो किस तरीके से होता है ना? डेफिनेटली मतलब एक निश्चित रूप से, ठीक है, एक निश्चित रूप से इस तरीके की बात हो रही है। श्योरली मतलब बिल्कुल 100% है ना, 100% होना ही चाहिए है ना, या इनफाइनाइटली मतलब अनगिनत तरीके से है ना, बिल्कुल अनिश्चित रूप से, अनिश्चित ढंग से, अनिश्चित ढंग से इस सेंस में बात हो रही है, या फिर फेयरली, फेयरली मतलब राइटली, या बिल्कुल ईमानदारी से है ना, फेयरली मतलब एकदम बराबरी से है ना। यहाँ पे फेयरली का मतलब है बराबरी, बराबरी से, या फिर इक्वली, जिसको जिसका हक जितना था उतना ही हक उसको मिला हुआ है। मतलब यहाँ पे हमारा फेयरली जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि डिवाइडेड फेयरली अमंग ऑल दीज चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, इसमें भी एडवर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब हमको चूज करना है। देखो क्या लिखा हुआ है? द प्लेस वेयर बुद्धा वॉज क्रीमेटेड हैज बीन डिस्कवर्ड डैश, कि वो जगह जहां पर, ठीक है, जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, उनको दफनाया था, उनको क्रीमेट किया था, वो क्या है? हैज बीन डिस्कवर्ड। तो देखो ये हैज बीन डिस्कवर्ड आपका परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। कैसे डिस्कवर्ड किया? रिसेंटली होगा, कामली, कामली मतलब शांति से है ना, कामली एकदम शांति से, तो शांति से का सेंस नहीं आ रहा है। ग्रिम, ग्रिमली है ना, ग्रिम, ग्रिमली वो भी नहीं आ रहा है। फ्रेंटिकली का मतलब होता है पागलपन, पागलपन के तरीके से, ठीक है, तो ये भी कोई सेंस नहीं आ रहा है। तो ये आप देखो रिसेंटली, रिसेंटली मतलब हाल ही में, हम बोलते हैं ना हाल ही में, अभी अभी है ना, अभी अभी। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट सेंस में आ रहा है कि प्लेस जहाँ पे बुद्ध जो है उनको क्रीमेट किया, वो कब डिस्कवर करी? वो अभी अभी के दौरान या हाल ही में उसको हमने, उसका आविष्कार, उसको पता कर, खोज किया हमने। फिर आप देखो करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हमको इसमें चाहिए ना, गिवन सेंटेंस। देखो क्या लिखा हुआ है? यू कैन ट्रस्ट माई ड्राइवर, ही इज हार्ड वर्किंग एंड डैश। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे किस सेंस में बात हो रही है? देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं कि आप जो है मेरे ड्राइवर पे आप भरोसा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है? ही इज हार्ड वर्किंग, ये भी उसकी पॉजिटिव क्वालिटी है। भाई ये उसकी कैसी क्वालिटी है? पॉजिटिव क्वालिटी है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लगा हुआ है? देखो एंड कंजंक्शन लगा है, तो ये जो क्वालिटी होगी ये भी आपका क्या होगा? कोई पॉजिटिव क्वालिटी ही होगी। तो वो क्या है? वो हार्ड वर्किंग। कंसीडरेट, कंसीडरेट का मतलब होता है वो एडजस्ट कर लेता है ना, कंसीडरेबल नहीं, कंसीडरेट है ना, एडजस्ट कर लेता है। ये तो आपका वर्ब है दोस्तों, है ना, ये क्या है? आपका वर्ब है। हमको क्या चाहिए? एडजेक्टिव, तो ये तो होगा नहीं। देखो जेंटल है ना, बहुत ही जेंटल है, बहुत ही काइंड नेचर का है, बहुत ही सौम्य किस्म का है, बहुत अच्छा नेचर का है। या फिर बहुत ही रिलायबल, रिलायबल मतलब बहुत ही ज्यादा वो क्या है? भरोसेमंद है। कैसा व्यक्ति है वो? भरोसेमंद। कैसा व्यक्ति है वो? भरोसेमंद व्यक्ति। तो जाहिर सी बात है जो अप्रोप्रिएट आपका वर्ड है वो रिलायबल मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, इसमें हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन देखना है टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखो क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफिकल्ट टू गैस व्हाट हर डैश टू द न्यूज वुड बी। देखो क्या हो रहा है? ये बड़ा मुश्किल है क्या करना? गैस कर पाना कि व्हाट हर डैश टू द न्यूज वुड बी, कि वो जब समाचार उसको प्राप्त होंगे, मतलब इसका क्या मीनिंग है हिंदी में कि ये बताना बड़ा मुश्किल है अभी कि जब उनको समाचार प्राप्त होंगे, या एक्सक्यूज मी, जब उनको खबर लगेगी, समाचार प्राप्त होंगे, तो उनके क्या
उसके क्या रिएक्शन होंगे, उसका क्या प्रतिक्रिया होगी, है ना। तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट है वो क्या है आपका प्रतिक्रिया, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी जब उसको ये न्यूज़ के बारे में पता चलेगा, है ना। इस तरीके की बात हो रही है। एक्सप्रेशंस का मतलब होता है फेशियल, चेहरे की जो हाव भाव, है ना, हाव भाव जो होते हैं वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, वो हाव भाव हो गए। इंटेंशन मतलब इरादे, है ना, क्या इरादे हैं, तो वो तो सेंस में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। इंटेंशन मतलब इरादे, और आइडियाज़ जो है वो नए नए आपके सोच, आपके नए नए जो आइडियाज़ आ रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन जो वर्ड है वो एकदम एक्यूरेट है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इसमें भी देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज टेरिबल दैट पीपल शुड डाई ऑफ डैश। ये बड़ा टेरिबल है, ये बड़ा भयानक है, ये बड़ी दर्दनाक बात है, या ये बड़ी भयानक बात है। क्या बात है भयानक, कि पीपल शुड डाई ऑफ, है ना। पीपल जो है वो किससे मरते हैं, डाई ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या आया, ऑफ आया। जाहिर सी बात है इसके बाद जो है हमारा कोई ना कोई नाउन आने वाला है ना। और नाउन आने वाला है, और वो भी आपका नेगेटिव सेंस का नाउन आने वाला है, ठीक है ना। तो डाई ऑफ किससे मरते हैं, देखो ये स्टारवेशन मतलब भूखमरी, जो भूखमरी होती है उसको स्टारवेशन बोलते हैं, जिसमें लोगों को खाना नहीं मिलने के कारण जो है उनकी मौत हो जाती है। तो ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। फास्टिंग जो है उपवास रहना, तो ये तो आपका नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है ना, लेकिन इसका मीनिंग है उपवास रहना। स्टारविंग जो है भूखे रहना, है ना, ये आपका वर्ब का आईएनजी है, भूखे रहना। और हंगरी जो है उसका मतलब भी भूख है, तो यहाँ पे भूख, है ना, हंगरी जो है भूख की बात तो हो नहीं रही है ना, यहाँ पे भूखमरी जो है उसकी स्टारवेशन की बात हो रही है, मतलब ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आप देखें, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इसमें देखना है फॉर द गिवन। देखो क्या लिखा, ही डिडंट नो एनीवन एट द वेडिंग डैश देन द ब्राइड एंड द ग्रूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो किसी को नहीं जानता था, वो किसी को भी नहीं जानता था, किसी को भी एट द वेडिंग, जो शादी है वहां पे किसी को भी नहीं जानता था, केवल, है ना, देन द ब्राइड एंड द ग्रूम। तो क्या होगा, बजाय, है ना, सिवाय बोलते ना, एक्सेप्ट, या फिर क्या होगा, एक्सेप्ट के साथ देन नहीं आता है ना, एक्सेप्ट जो है उसके साथ जो है आपका देन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब होता है बजाय या फिर सिवाय, ठीक है, सिवाय, इस तरीके से बात होती है। अपार्ट का मतलब होना है अलग होना, है ना, अपार्ट का मतलब होना होता है ये अलग होना या सेपरेट होना, ठीक है ना, सेपरेट होने के सेंस में। रादर, तो रादर का मतलब होता है बदले में, के बदले, है ना, के बदले में, के बदले में, है ना, या के बजाय, इस तरीके से बोलते हैं ना हम लोग, के बदले में या फिर के बजाय। या इस तरीके से कि बजाय इसके, है ना, रादर का मतलब होता है बजाय इसके, है ना, बजाय इसके, वो सेंस में आ रहा है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, बजाय इसके। हिंदी राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है दोस्तों। चलिए, तो बजाय इसके, ठीक है ना। अब ये अदर, तो अब देखते हैं, ही डिडंट नो एनीवन, ठीक है, ही डिडंट नो एनीवन एट द वेडिंग। तो क्या होगा, तो ये अदर जो हमारा है इसके साथ हमारा क्या मैच हो रहा है, ये देखो आप, तो सॉरी अदर क्या, देन जो हमारा है उसके साथ क्या मैच हो रहा है, अदर मैच हो रहा है। तो ये हो गया आपका अदर देन, है ना, अदर देन, ये बिल्कुल आपका परफेक्ट मैच हो रहा है। तो देखो, ही डिडंट नो एनीवन, वो किसी को भी नहीं जानता है वेडिंग में, अदर देन द ब्राइड एंड द ग्रूम, की केवल, है ना, किसको छोड़कर, को छोड़कर। अदर देन का मतलब होता है को छोड़कर, केवल वो उन दोनों को
जानता है और उसके अलावा जो है वो किसी को भी नहीं जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर अदर देन आपका अदर वर्ड जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, क्या इसमें मॉडल ऑक्सिलरी देखना, देखो क्या लिखा हुआ है, आई डैश हैव गॉन इफ माई कार हैड बीन इन अ वर्किंग कंडीशन। तो क्या बता रहा है कि अगर, है ना, इफ आ गया ना दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस आ गया कि मैं क्या कर लेता, मैं चले जाता। क्या हो रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से बात हो रही है कि मैं चले जाता। कब चले जाता, अगर मेरी कार जो है वो अच्छी वर्किंग कंडीशन में होती। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, माइट की बात हो रही है ना, कि मैं चले जाता, है ना। ये आपका एक फ्यूचर की कंडीशन है। ठीक है, ये आपकी फ्यूचर की एक कंडीशन है कि मैं ऐसा कर लेता। कब कर लेता, जब मेरी कार अच्छी हो जाती। तो ये आई माइट हो जाता। ठीक है, मैं कैन मतलब सकना, है ना, ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर की कंडीशन है, उसके लिए आप माइट यूज करते हो। ठीक है, ये आई माइट हैव गॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इसमें लगाना है। देखो क्या लिखा है, आई डैश ऑल माई होमवर्क एंड सो आई एम फ्री टिल मंडे। कब तक, मंडे तक, है ना। तो देखो आई डैश ऑल माई होमवर्क, देखो इसको हिंदी अगर करो कि मैंने जो है ना, मैंने जो है अपना सारा होमवर्क कर लिया, मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया और अब इसलिए जो है मैं मंडे तक फ्री हूँ। तो कैसे बोलोगे आप, तो आई हैव डन, मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया। मतलब ये आपका क्या है, परफेक्ट टेंस। ये आप सेंटेंस कैसे बोल रहे हो, परफेक्ट टेंस में बोल रहे हो कि मैं अपना सारा होमवर्क कर चुका हूं या मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया है और अब इसलिए मैं जो हूं मंडे तक पूरी तरह से फ्री हूं। मतलब क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव, ठीक है, और वर्ब का, ये देखो हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव डन ऑल माई होमवर्क एंड आई एम फ्री टिल मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें भी हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस देखना है। ही डैश हियर इन, देखो वो यहां पर जो है ही डैश हियर इन, किसमें बात हो रही है कि 1995। अब 1995 का ये पास्ट है, ये क्या है, ये पास्ट की कोई डेट है। तो ये आपका पूरा जो सेंटेंस है ये कौन सा है, पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वर्ब का सेकेंड फॉर्म ये हो गया कि ही लिव्ड या ही वर्कड, क्या हो जाएगा, ही वर्कड हियर। उसने यहाँ पर क्या किया था, उसने यहाँ पर काम किया था। कब काम किया था, कौन से साल में काम किया था, 1995 में किया था। ठीक है दोस्तों, फिर आप देखें इसमें भी हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, आई एम सॉरी अबाउट हिज नॉइज यू हियर, कि भाई जब तुमने उसकी जो नॉइज सुनी उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, है ना। शी डैश फॉर अ कॉन्सर्ट, तो देखो शी डैश फॉर अ कॉन्सर्ट। तो देखो यहाँ पे देखो आई एम सॉरी, तो ये आपका कौन से टेंस में चल रहा है, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि ये जो नॉइस, ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है कि वो जो है वो किसी कॉन्सर्ट की तैयारी कर रही है। वो क्या कर रही है, वो किसी कॉन्सर्ट की तैयारी कर रही है और इसके लिए आपको जो आवाज आ रही है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये जो सेंटेंस है आपका, ये पूरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जा रहा है। किस में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जा रहा है। मतलब ये हमारा सही हो जाएगा इज और वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ V1 आईएनजी, ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट और कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस आ गया। ठीक है, देखो कैसे कि आई एम सॉरी अबाउट हिज नॉइज, है ना, उसकी जो नॉइज है उसके कारण ये तुम जो सुन रहे हो मैं सॉरी बोलता हूं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, शी इज प्रैक्टिसिंग फॉर अ कॉन्सर्ट, की वो क्या कर रही हैं, कॉन्सर्ट के लिए प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। देखो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर हमको इसमें चूज करना है। टू लुक स्मार्टर वियर योर डैश ड्रेस। ठीक है, क्या इसमें बात हो रही है कि अगर आपको स्मार्ट दिखना है तो ये क्या करो, अपना डैश ड्रेस पहनो। कौन सा ड्रेस पहनो, अपना वियर योर वाइट न्यू कॉटन ड्रेस ये पहनना है, या फिर हमको न्यू वाइट कॉटन ड्रेस पहनना है, या वाइट कॉटन न्यू ड्रेस पहनना है, या फिर कॉटन वाइट न्यू ड्रेस देखना है। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि वियर योर, आपका कैसा ड्रेस हमको पहनना है। सबसे पहले तो ड्रेस की बात हो रही है। देखो ड्रेस किसका बना होता है, ड्रेस बना होता है कॉटन का। किसका बना होता है, ड्रेस कॉटन का, मतलब लास्ट में जो है आपका क्या आना है, कॉटन आने वाला है। क्योंकि अगर आप इसका मीनिंग अगर हम करने जाएंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, वाइट वेयर योर वाइट न्यू कॉटन, है ना, न्यू कॉटन ड्रेस। तो वेयर योर वाइट न्यू कॉटन ड्रेस, मतलब यहाँ पे किस पे आपका सब्जेक्ट क्या है ये हमको ध्यान रखना है कि वेयर योर वाइट न्यू कॉटन ड्रेस। तो कौन सा, वाइट नया कॉटन ड्रेस, नया कॉटन ड्रेस, कॉटन का ड्रेस। और ये क्या लिखा है, वाइट योर न्यू वाइट कॉटन ड्रेस। तो न्यू वाइट कॉटन ड्रेस, कौन सा, वाइट कॉटन ड्रेस। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन है, बिल्कुल जो सही फॉर्मेशन है वो है आपका बी वाला। ठीक है ना, टू लुक स्मार्टर, बिल्कुल आपको इसी तरीके से बोलना पड़ेगा। कैसे, पहले तो आपका नया, ठीक है, फिर उसका कलर, है ना, उसका कलर, और उसके बाद जो है उसका नेचर, है ना, नेचर। तो उसके बाद ये इस तरीके से आपको बताना है कि एक तो वो कौन सा है, नया है या पुराना है, तो न्यू हो गया, उसके बाद वाइट हो गया, और उसके बाद कॉटन। तो न्यू वाइट कॉटन ड्रेस। तो इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, इसमें बस आपको जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। ठीक है, तो देखो वेयर योर वाइट न्यू कॉटन ड्रेस। तो वेयर योर वाइट न्यू कॉटन ड्रेस, तो वाइट है, वाइट कलर का नया वाला कॉटन का ड्रेस पहनना है, और इधर नया वाला वाइट कलर का कॉटन का ड्रेस पहनना है, और इधर क्या करना है, वाइट कॉटन का नया ड्रेस पहनना है, और कॉटन वाइट का नया ड्रेस, है ना। ये कंफ्यूजिंग है, बट आपका जो न्यू एकदम सही आपका जो फॉर्मेशन है वो आपका बी वाला रहेगा। टू लुक स्मार्टर वेयर योर न्यू वाइट कॉटन ड्रेस, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें। चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ही इज वेरी डिमांडिंग, आई हैव डैश पेशेंस लेफ्ट टू डील विथ हिम। यहाँ पर देखो इसका अगर हम लोग मीनिंग इसका हम देखें तो क्या हो रहा है कि ही इज वेरी डिमांडिंग, है ना। डिमांडिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नीडी है, मतलब नहीं, नीडी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, हर बात कुछ ना कुछ मांगता रहता है ना, कुछ ना कुछ पूछता रहता है। यहाँ पर इस तरह की बात हो रही है। तो आई हैव डैश पेशेंस लेफ्ट, मेरे पास डैश पेशेंस बचा हुआ है, टू डील विद हिम, उससे उसको हैंडल करने में। मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस की बात हो रही है ना, कि भाई इतना ज़्यादा डिमांडिंग है कि मेरे पास उसको हैंडल करने के लिए मेरे पास पेशेंस नहीं बचा है। तो कोई ना कोई नेगेटिव सेंस की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे आपका ये मोर तो आएगा नहीं, ठीक है ना, कि वो बहुत डिमांड है, वेरी डिमांडिंग है, तो मेरे पास और भी पेशेंस बचा है ऐसा तो नहीं, है ना। ये मच आपका जो है पॉजिटिव सेंस का है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब एनी और नो में से देख लेते हैं क्या आएगा। तो देखो आई हैव नो पेशेंस लेफ्ट टू डील विद, मेरे पास उसको अब हैंडल करने का जो है मेरे पास कोई भी पेशेंस नहीं बचा है, मेरे पास जो है कोई भी जो धैर्य है ना, धैर्य जो है अब मेरे पास जो है वो नहीं बचा हुआ है। तो इसमें यहाँ पर आपका नो जो है वो सही हो जाएगा। आई हैव नो पेशेंस लेफ्ट टू डील विथ हिम। ठीक है, आई हैव एनी पेशेंस, तो मेरे पास कोई, है ना, आई हैव एनी पेशेंस, मेरे पास कोई पेशेंस है नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सेंस नहीं होगा। ठीक है ना, नो पेशेंस जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, चूज द बेस्ट सेंटेंस स्टार्टर, इसमें हमको देखना है। ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे, ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड। देखो यहाँ पर किस सेंस में बात हो रही है कि भाई ये क्या था, देखो पास्ट टेंस, ये आपका जो सेंटेंस है ये
सिंपल पास्ट का आपका सेंटेंस है और क्या कहा जा रहा है कि ये एक पब्लिक हॉलीडे था। इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे था और उसके कारण क्या हुआ था कि जितनी भी शॉप्स थी वो सब की सब बंद थी, ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड थी। तो अब इन दोनों को अगर हम लोग हिंदी में इनको अगर जोड़ेंगे तो क्या मीनिंग निकल के आएगा कि क्योंकि, है ना, चूंकि पब्लिक हॉलीडे होने के कारण, है ना, कैसे बोलेंगे, पब्लिक हॉलीडे होने के कारण सभी दुकानें जो है बंद थी, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते थे कि सभी शॉप बंद है क्योंकि पब्लिक हॉलीडे था, है ना। तो क्योंकि पब्लिक हॉलीडे था, इस तरीके से भी हम लोग बोलते हैं, है ना, कि चूंकि ये पब्लिक हॉलीडे था, ठीक है ना, चूंकि इस तरीके से हम लोग इसको पब्लिक हॉलीडे था, ठीक है, हॉलीडे था, इस कारण से, है ना, इस कारण से, ठीक है, इस कारण से सभी दुकानें बंद थी। इस तरीके से भी हम लोग इसको बता सकते हैं। तो देखो वाइल, तो वाइल में क्या होता है, वाइल जब हम लोग यूज करते हैं तो इसमें हम बोल सकते हैं कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि टू एक्शंस, दो एक्शंस जो हैं एट वन टाइम, जब दो एक्शन एक समय पे होता है तो हम लोग उसमें वाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, देखो एज इट वॉज अ, जैसे कि, है ना, एज इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे ऑल शॉप्स वर क्लोज, की जैसे कि वहां पर क्या था, पब्लिक हॉलीडे था तो जितनी भी दुकानें थी सारी की सारी बंद थी, है ना। एज का मतलब ही होता है जैसे कि, यहाँ चूंकि के सेंस में जो है एज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि पब्लिक हॉलीडे था कि सारी दुकानें जो है बंद थी। जस्ट एज, तो दोस्तों जस्ट और एज जो है हम लोग दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। जस्ट और एज का जो है एक साथ कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनता है, तो ये आपका नहीं होगा। इवन दो, है ना, इवन दो का मतलब होता है हालांकि, इवन दो का क्या मतलब है कि हालांकि। अब इवन दो अगर हमने लगाया दोस्तों, इवन दो अगर हमने लगाया तो इवन दो जो है वो जोड़ने का काम करता है एक पॉजिटिव सेंटेंस को और एक उसका जस्ट अपोजिट सेंटेंस, मतलब नेगेटिव सेंस के सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे इस तरह की बात हो नहीं रही है, ठीक है, अपोजिट सेंस की बात नहीं हो रही है कि इवन दो कि मतलब पब्लिक हॉलीडे होने के बावजूद जो है सारी दुकानें खुली हुई थी। अगर इस तरह की बात होती तो हम लोग इवन दो लगा सकते थे कि इवन दो इट वॉज पब्लिक हॉलीडे ऑल शॉप्स वर ओपन्ड, है ना। अगर इस तरह की बात होती, अगर एक पॉजिटिव होता दूसरा उसके अपोजिट होता, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी कोई सेंटेंस होता, उस केस में हम लोग इवन दो लगा सकते थे। तो इवन दो तो आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या हो गया, एज इट वॉज पब्लिक हॉलीडे ऑल शॉप्स वर क्लोज, क्योंकि ये पब्लिक हॉलीडे था और इसलिए सारी दुकानें जो है वो बंद थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो हो, यहां पर हमको जो है अप्रोप्रिएट आर्टिकल देखना है, लगाना है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द बीपीओज रिमेन डैश पॉपुलर चॉइस फॉर डैश younger generation as it offers numerous job opportunities। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बीपीओज की, जो सर्विसेज होती है ना बैंक में, जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, बीपीओ जो कंप्यूटर पे बहुत सारे काम करने होते हैं, बैक ऑफिस जो वर्क होता है वो सारा का सारा बैक प्रोसेसिंग जो वर्क होता है, ऑफिस वर्क, वो बीपीओ जो हैं। तो डैश रिमेन पॉपुलर चॉइस, कि ये जो बीपीओ हैं ये एक तरह से क्या रहती है, एक बहुत ही पॉपुलर, एक बहुत ही कॉमन या बहुत ही फेमस एक चॉइस रहती है, किसकी, फॉर यंगर जनरेशन, डैश यंगर जनरेशन, जो यंग जनरेशन है हमारे यूथ है उनके लिए ये बीपीओ में जॉब करना एक बहुत ही कॉमन या जनरल या पॉपुलर एक चॉइस होती है उनकी। क्यों होती है, एज इट ऑफर्स न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जॉब्स के जो है अपॉर्चुनिटीज लोगों को, यूथ्स को मिलते हैं, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर आर्टिकल देखना है। देखो ये हमारा पी जो है ये हमारा कंसोनेंट का साउंड है, इसका मतलब या तो ए इनडेफिनिट में और डेफिनिट में
द, दोनों में से कोई एक आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यंगर, है ना, तो यंगर में आपको वाई लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज याद रखना, वाई लिखा हुआ है लेकिन य का साउंड आ रहा है। कौन सा साउंड आ रहा है? य का। और य का जो साउंड है दोस्तों वो आपका क्या है? वो आपका कंसोनेंट, ठीक है ना, वो आपका कंसोनेंट का साउंड है। इसका मतलब अगर इनडेफिनिट में यहाँ पर या तो ए आ सकता है और डेफिनिट में जो है हमारा द आ सकता है, एन नहीं आएगा, ठीक है। वो एन कब आता है भाई? एन हम लोग कब लगाते हैं? जब वॉवेल का साउंड हो। क्या हो? वॉवेल का साउंड हो, उस कंडीशन में हम लोग एन लगाते हैं। जैसे एन एंग्री, ए एन जी और वाई, एन एंग्री बर्ड, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग ये लगाते हैं। तो ये देखो ए का जो साउंड है, इस कंडीशन में हम लोग एन एंग्री बर्ड या एन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके दोनों जगह ए या द, दोनों में से कुछ आएगा। अब हम लोग देखते हैं एन को क्रॉस आउट करते हैं। देखो ये एन लगा हुआ है, तो ये आपका एन स्टार्टिंग में भी नहीं आने वाला है और लास्ट में जो आपका एन लगा हुआ है, ये एन भी जो है हमारा नहीं आने वाला है, ठीक। अब हम देखते हैं कि द कब लगेगा और ए कब लगेगा। देखो मैंने बताया था पिछले जो पेपर्स हमने सॉल्व किए उसमें भी हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल में कि ये जो द होता है ये क्या करता है, उस वर्ड को जिसके पहले ये लगाया जाता है या नाउन को एकदम स्पेसिफिक कर देता है, पिन पॉइंट कर देता है, भीड़ से उसको बिल्कुल अलग थलग करके रख देता है। तो जब हम किसी निश्चित सेंस में जब हम बात करें, ठीक है, डेफिनेट सेंस में बात करें तो द लगाते हैं, और एक नॉर्मल तरीके से जनरल तरीके से बात करें या एक का जब उसमें भाव आता हो, तो किसी एक का भाव आता हो तो उसमें हम लोग ए लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो द बीपीओ रिमेन्स, क्या बीपीओ जो है वो क्या है, वो रिमेन मतलब रहती है, वो क्या रहती है, वो एक पॉपुलर चॉइस रहती है ना, एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस। तो आप ध्यान से देखो इसमें एक का सेंस आ रहा है कि बीपीओ जो है वो एक, है ना, एक पॉपुलर चॉइस रहती है। तो एक का सेंस आ रहा है मतलब यहाँ पर ए आने वाला है, ठीक है, कि द बीपीओज रिमेन अ पॉपुलर चॉइस, ठीक है। क्या हो जाएगा? बीपीओज रिमेन अ पॉपुलर चॉइस, किसके लिए? फॉर, देखो फॉर अ यंगर जनरेशन नहीं होगा, क्योंकि अ यंगर जनरेशन का मतलब है कि फॉर एक, तो वो यंग पर्सन होगा, यंग जनरेशन भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आप देखो डेफिनेट सेंस में बात हो रही है कि फॉर द यंगर जनरेशन, वो स्पेसिफिक उन यंग जो यूथ्स है हमारे, उनके लिए ये चॉइस है। तो क्या हो जाएगा? ये फॉर द, ठीक है, ये द आपका यहाँ पे डेफिनेट सेंस में बात होगी, क्योंकि ये जो यंगर जनरेशन जो वर्ड है आपका, ये क्या है, ये एक डेफिनेट नाउन है। क्या है ये? आपका एक डेफिनेट नाउन है, ठीक है ना, डेफिनेट नाउन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर द लगा दिया। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला जो है राइट आंसर है, ए और द जो है फर्स्ट वन, दिस इज आवर राइट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सी हियर यू हैव टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। इसमें देखना है हमको, ड्रिंक योर मेडिसिन यू डैश मच बेटर। क्या यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई अपनी जो मेडिसिन है वो पियो, ठीक है, ड्रिंक योर मेडिसिन, अपनी मेडिसिन पियो, है ना, यू डैश मच बेटर। देखो अगर इसका हिंदी करेंगे तो कैसा होगा, जैसे मम्मी या जो भी डॉक्टर हमको सलाह देते हैं तो कैसे देते हैं कि भाई अपनी जो दवाई है वो समय पर पियो और तुमको बहुत अच्छा लगेगा, तुमको बहुत अच्छा फील होगा। मतलब ये फ्यूचर में आ जाएगा सेंटेंस। ये सेंटेंस किस में आ जाएगा? आपका सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। ये सेंटेंस आपका किस में हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर में हो जाएगा कि भाई तुमको जो है बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील मच बेटर। तो सीधी सी बात है, आपका यहाँ पर विल आ गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, मतलब ये वाला बी वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ड्रिंक योर मेडिसिन यू विल फील मच बेटर, यू विल हैव फेल्ट नहीं होगा, यू आर फीलिंग नहीं होगा, यू फील मच बेटर नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो जब इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया यहाँ पे, है ना, जिसमें कोई एडवाइस दे रहे हैं, इस तरह का जो सेंटेंस होता है ना जिसमें वर्ब से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम लोग वर्ब से शुरुआत करते हैं, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग
इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है भाई, अपनी दवाई लो, तुमको अच्छा लगेगा। ठीक, तो यू विल फील मच बेटर।